हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूँ मैं। करंट अफेयर्स थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं चल पा रहा था, चुनाव चल रहे थे और चुनाव में थोड़ी ड्यूटी वगैरह भी थी मेरी। अब से हम प्रयास करेंगे कंटिन्यू रह पाए करंट अफेयर्स। और देखते हैं कि आजकल मैं मैडम जो है हमारी पहले करंट अफेयर्स पढ़ाती थी उनको कंटिन्यू करते हैं या फिर मैं ही कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अब छुट्टियां हैं तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। चलिए, तो आज का जो करंट अफेयर्स है 8 मई 2024 का, उसको हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने तरीका बदला है करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज किया है। और जो पिछली कुछ हमारी कंटेंट था उसमें थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक्स आ रही थी, इसलिए मैंने भी तो थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया है। क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसमें क्वेश्चन से संबंधित थोड़े से बिंदु थोड़े से बढ़ा दिए हैं, इसलिए थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाएगा। पर आप समझते हैं कि शॉर्ट में पढ़ने से बेहतर है कि अपन थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएं। चलिए देखते हैं, तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न से पहले हम देख लेते हैं आज का जो है हमारा शुभाचार क्या है। शुभाचार देखें क्या लिखा हुआ है कि हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, सिर्फ कड़ी मेहनत। देखिए, मेहनत से कभी मत डरना, हमेशा मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल सफल हो ही जाओगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत नहीं करोगे तो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे। देखिए, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न क्या है कि नौसेना के एडमिरल वाइस एडमिरल उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना आप जानते हैं, नौसेना का जो वाइस एडमिरल यानी उप प्रमुख बनाया गया है वो किसे बनाया गया। रविंद्र कुमार शर्मा, विवेक सिंह, पुरुषोत्तम पुरोहित, कृष्णा स्वामीनाथन। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से किसको बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, और नहीं पता तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन, देखिए कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो अभी भारतीय नौसेना यानी जल सेना के उप प्रमुख यानी वाइस एडमिरल बनाए गए हैं। अगर हम बात करें स्वामीनाथन जी के बारे में, तो स्वामीनाथन को पूर्व उप प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यानी इससे पहले उप प्रमुख कौन थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, उनके स्थान पर इनको लाया गया है स्वामीनाथन जी को। और कृष्णा स्वामीनाथन को 1 जुलाई जो है 1987 के भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था, और वह संचार और इलेक्ट्रिकल युद्ध में विशेषज्ञ है। यानी ये कब से जॉब कर रहे हैं नौसेना में, 1 जुलाई 1987 से। इससे पूर्व 30 अप्रैल को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो आप इसको विशेष तौर पर याद कर लेना कि भारतीय नौसेना के अब एडमिरल कौन बन गए हैं, एडमिरल बन गए हैं दिनेश कुमार, यानी भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। भले ही ये दिनेश कुमार त्रिपाठी उप प्रमुख हैं, ये याद ना हो, लेकिन ये विशेष तौर पे क्योंकि ये पूरी नौसेना के प्रमुख हैं। कौन, दिनेश कुमार। देखिए, अगला प्रश्न है WBWF यानी कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा कराया जा रहा है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का अगर आपको सही जवाब है बताइए। सामने आपके ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल। WWF द्वारा जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल। कमेंट करें अगर आपको आंसर पता है तो। सही इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो है वो है गुवाहाटी। क्या है, गुवाहाटी। इसका सही आंसर गुवाहाटी है। अगर हम बात करें BWF की बात करें तो ये इसका वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2024 और 2025 में थॉमस और ओबेर कप 2026 के वेन्यू आयोजन स्थल की घोषणा की गई है। यानी थॉमस कप और ओबेर कप कहाँ पर होगा, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का ये घोषणा किसने की है, BWF ने। BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन।
BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में करेगा। कहाँ पर करेगा? गुवाहाटी में। तो सही इसका आंसर गुवाहाटी था। पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF वर्ल्ड जूनियर का आयोजन 2008 में पुणे में किया था। यानी इससे पहले कहाँ हुआ था? पुणे में 2008 में हुआ था। अब कहाँ पर 2025 में? गुवाहाटी असम में हुआ। इसके साथ ही BWF ने घोषणा की है कि थॉमस और ओवेर कप 2026 का आयोजन डेनमार्क में किया जाएगा। थॉमस कप और ओवेर कप कहाँ पर होंगे? तो ये डेनमार्क में होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, ओवेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। ये बिल्कुल खेलों में प्रश्न पूछे जाते हैं। और 2026 में थॉमस कप और ओवेर कप कहाँ पर होंगे? डेनमार्क में होंगे। तो आप इसको याद रख लेना। अगर हम BWF की बात करें, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया। और इसका अध्यक्ष वर्तमान में पॉल एरिक होर लॉर्सन। ये आप याद रख लीजिए। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 को हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हियर लॉर्सन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भाई जो 1 मई को DRDO ने स्मार्ट मिशन मिसाइल का परीक्षण किया है। DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है, कहाँ पर किया है आपको ये बताना है। तो सही इसका आंसर क्या है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? अगर आपको पता है तो कमेंट करें। आंसर पता हुआ करे तो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। आप इससे हम अपना खुद का आकलन कर पाते हैं कि भाई हमको कितना पता है। मैं तो फिर आंसर बताता ही हूँ आपको। देखिए सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। कहाँ पर कर रही है? DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में मिसाइलों का परीक्षण होता रहता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि मिसाइलों का परीक्षण हमेशा समुद्रों के किनारे किया जाता है, जिससे मिसाइल को समुद्र की ओर दागा जा सके। क्योंकि अगर मैदानों में करेंगे तो रास्ते में बहुत सारे शहर मकान आ सकते हैं, इसलिए समुद्र में इसका परीक्षण किया जाता है। देखिए 1 मई को DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है। स्मार्ट जो मिसाइल है उसका पूरा नाम क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलेस ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम मिसाइल। ये क्या है? स्मार्ट का पूरा फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलेस ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम मिसाइल। ये आप अच्छे से याद कर लेना। स्मार्ट का फुल फॉर्म आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। स्मार्ट जो है, स्मार्ट मिसाइल जो है एक लॉन्ग रेंज की एंटी सबमरीन मिसाइल है। एंटी सबमरीन मिसाइल है। सबमरीन मतलब पानी के नीचे चलते हैं जहाज, उन्हें सबमरीन बोला जाता है। पनडुब्बी हम इसे कहते हैं। विकास इसका किसने किया है? DRDO ने किया है। और DRDO का फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। DRDO जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जो है संसाधनों का निर्माण करता है, बहुत सारे टैंक, मिसाइल आदि बनाता है। DRDO इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, है ना, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मारक क्षमता इसकी कितनी है? 643 किलोमीटर तक ये मिसाइल जो स्मार्ट मिसाइल है वो मार कर सकती है। यह 20 किलोमीटर यानी 12.5 मील तक हल्के वजन वाली टॉर्पीडो को ले जाती है। यानी 20 किलोमीटर या 12.5 मील तक ये हल्के वजन वाले टॉर्पीडो को ले जाती है। एंटी सबमरीन मिसाइल है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि हाल में ही किस संस्था द्वारा इंडियन स्पेस स्टेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? क्या प्रश्न क्या है? हाल में किस संस्था द्वारा इंडियन स्पेस स्टेशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर जो है भारतीय जो है सही इसका आंसर जो है वो क्या है वो आप देखें। इसका इंटरनेशनल एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन संगठनों में से किसने हाल में ही इंडियन स्पेस स्टेशनल असेसमेंट रिपोर्ट
ISSAR 2023 को जारी किया है। तो सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसरो बोलते हैं। किसने किसने की है? इसरो ने की है। तो आप देखिए, यह रिपोर्ट में इसरो ने विभिन्न उपलब्धियां तथा इसरो द्वारा छोड़े गए प्रमुख उपग्रहों का विवरण दिया है। भाई इसरो ने कौन कौन से उपग्रह छोड़े हैं ये बताया गया है। ठीक है। द रिपोर्ट डेवलपमेंट, जो इसको जो रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं? इंडियन स्पेस एरा की शुरुआत के बाद 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। उपग्रह को लॉन्च करने में भारत की इसरो जो संगठन है उसके सानी कोई नहीं है। उसने बहुत ही कम लागत में बड़े बड़े जो है दुनिया के देशों के उपग्रहों को भी हमने लॉन्च किया है। 107 उपग्रह एक बार में ही लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी इसरो ने बनाया है। इसरो के पास उपग्रह को ऊपर भेजने की बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती टेक्निक है। देखिए, पृथ्वी की निचली कक्षा में सरकार के 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 सैटेलाइट ऑपरेशनल हैं, वहां पर चल रहे हैं वर्तमान में। 2023 के अंत तक कुल 21 और 2023 में अकेले 8 भारतीय उपग्रह वायुमंडल में री एंट्री कर चुके हैं, फिर से उन्हें भेजा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रही ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? पर्यावरण के लिए अनुकूल निवेशों का वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली, या दूसरा वित्तीय परिसंपत्तियां के वित्तीय परिसंपत्तियां के उनके रंग के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक रूपरेखा, पर्यावरण परियोजनाओं से संबंधित सरकारी बजट व्यवस्थित करने की एक विधि, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाने वाली एक प्रकार के पौधों की प्रजाति। चर्चा में रही ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इनको पढ़ के आप आंसर देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर क्या है? ये ही होगा, क्योंकि ग्रीन टैक्सोनॉमी का मतलब है तो वित्त मतलब हो नहीं सकता, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, है ना। तो सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है ए ही है, पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गित करने के लिए एक प्रणाली। भाई क्या है ये? अगर हम बात करें तो हाल में ही आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने कहा कि विकासशील दुनिया आसियान देशों की ग्रीन टैक्सोनॉमी से सीख ले सकती हैं और कि कैसे समय के अनुसार पर्यावरण के लिए बदलाव जरूरी है। समय बदल रहा है तो हमें पर्यावरण के ढंग भी बदलने होंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सके। हरित वर्गीकरण, ग्रीन क्लासिफिकेशन की बात करें तो पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है। यह एक वर्गीकरण प्रणाली है जो परिभाषित करती है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि और संपत्ति हरित या पर्यावरण के रूप में टिकाऊ है। यह ग्रीन वॉशिंग को रोकने में भी सहायता करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया गया है? इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली या आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर। आप में से बताइए इनमें से किसने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकास किया है? कौन सी आईआईटी? दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई या कानपुर? पता है तो कमेंट करें, मैं बताता हूँ सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी ने एक इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का विकास किया है। अगर हम इसके बारे में जाने ज़्यादा तो क्या है भाई, देखिए, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का विकास किया गया है। 3D प्रिंटेड डिवाइस मकई स्टार्च से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? मका के स्टार्च से बनाया गया है, जो कि बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के लिए अनुकूल है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा भाई। और हम बात करें 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करते हुए डमी बैलेट यूनिट पॉली इलेक्ट्रिक एसिड से बनाई गई है, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, भारत ने किस देश के काके समथुराई बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? ये बंदरगाह का नाम है काके संथुराई बंदरगाह है। किस देश का है जिसके विकास के लिए भारत सरकार हेल्प करेगी, भारत सरकार सहायता करेगी? तो ईरान का है, म्यांमार का है, श्रीलंका का है या इंडोनेशिया का है? बताइए
किस देश का है, पता है तो आप कमेंट करिए, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया। ये काकेशथुराई बंदरगाह कहाँ पर है जिसका डेवलपमेंट भारत सरकार करेगी? तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, गरीब देश भी हो गया क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत कमजोर है, तो हम उसके एक काकेशथुराई बंदरगाह को विकसित करने के लिए लगभग कितना पैसा दे रहे हैं हम? 6.15 करोड़ डॉलर रुपए, करोड़ डॉलर खर्च करेंगे। ठीक है। काकेशथुराई बंदरगाह पुडुचेरी के करा कराईकल बंदरगाह से लगभग 104 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यानी हमारा जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी से लगभग 104 किलोमीटर दूर पर जो है हमारा कौन सा? श्रीलंका का काकेशथुराई बंदरगाह, जिसका विकास कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश में जो अकबरगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से रेलवे स्टेशनों का नाम बदला, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। तो जैसे ये अकबरगंज रेलवे स्टेशन नाम क्या रख दिया गया? माँ कालीकांत धाम स्टेशन, अमर शहीद भाले सुल्तान स्टेशन, माँ अहुरबा भवानी धाम स्टेशन, माँ कालीकांत धाम स्टेशन। तो क्या इसका नाम रखा गया है? तो बताइए क्या इसका नाम रखा गया है? इसका सही नाम रखा गया माँ अहुरबा भवानी धाम स्टेशन। माँ अहुरबा भवानी धाम स्टेशन रख दिया गया है उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन नाम बदलने को मंजूरी दी है। कौन कौन से 8 स्टेशन है? तो आप देखिए, जो कासिमपुर हाल्ट था उसका नाम जायसी, जो कहाँ पर था? जायसी सिटी में। जायस गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया है। बानी स्वामी परमहंस मिसरौली माँ कालिका धाम। निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी धाम। अकबरगंज माँ अहुरबा भवानी धाम। और वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान। और फुर्सतगंज का नाम धर दिया है तपेश्वर धाम। इन स्थानों के नाम, इन स्टेशनों के नाम बदल करके ये कर दिए गए। इनको नोट कर लेना, आने वाले समय में ये आपसे प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाल में ही एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एक एंकर है, एंकर मतलब जो न्यूज़ पढ़ती हैं, सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। एआई एंकर का संबंध किस मीडिया से है? एनडीटीवी, इंडिया टुडे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। आप यदि न्यूज़ देखते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि एक आर्टिफिशियल लड़की है एआई द्वारा बनी हुई जो न्यूज़ पढ़ती है, जैसे एंकर रवीश कुमार या बहुत सारे जो एंकर हैं वगैरह ऐसे। तो इसका एंकर एआई सना किस प्लेटफॉर्म से संबंध रखती हैं? तो सही है, इसका आंसर है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे वही चैनल है जो आज तक, इंडिया टुडे एक ही बात है। आज तक पे आपने देखा होगा, आज तक पे जो कार्यक्रम आता है, डीएनए चलता था उस पर, ब्लैक एंड वाइट कार्यक्रम आता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा रात में 9 बजे। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा 2023 में पेश की गई भारत की एआई एंकर सना को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन आईएनएमए ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 सम्मानित किया है। यह अवार्ड एआई एंकर सना को पत्रकारिता क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि हाल में किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग का पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल वरुण अवस्थी, एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह, और अगले हमारे जो हैं एयर मार्शल शिवेंद्र कुमार। तो ये किसने ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया है? किस ऑफिसर ने? पता है तो कमेंट करिए। सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एयर मार्शल नागेश कपूर को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पद दिया गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल नागेश कपूर को उनकी सराहनीय सेवा के लिए 2008 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक। वायुसेना की वायु कमानों को कमान संभालने वाले वरिष्ठ एयर मार्शल को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी एओसी इन सी कहा जाता है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। अगर आपको इसकी ये पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप
डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, लिंक पर क्लिक करके जीनियस कोचिंग क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर फ्री मटेरियल में, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री मटेरियल में आपको ये PDF उपलब्ध है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।